ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल आईटी अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका हम वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं वो है AWS सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिटी। ठीक है, बेसिकली हम जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं वो सर्टिफाइड स्पेशलिटी का कोर्स है और इसके अंदर इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग फर्दर सिक्योरिटी की चीज़ें भी ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने क्यों ये कोर्स लॉन्च किया और इसके पीछे क्या वजूहत थी, उन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। आप तमाम लोगों से एक दो रिक्वेस्ट हैं। एक तो ये है कि आपके जो भी सवालात हैं उनको अपने पास कहीं लिख लें, चाहे वो क्लाउड से रिलेटेड हों, सिक्योरिटी से रिलेटेड हों या इसके अलावा भी हों। आप तमाम को क्या नाम है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें ताकि हमें सवालात पूछने में आप लोगों को और मुझे सवालात का जवाब देने में आसानी रहे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आप लोग जो है अगर कोई क्वेश्चंस हो तो अपने हैंड को रेज़ कीजिएगा ताकि हम लोग जो है वो आ, उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें इजीली। सही, मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? यहाँ पे तमाम जितने भी लोग हैं, मेरी स्क्रीन क्लियर है सबको? ओके, अच्छा, मेरी आवाज़ भी सबको सही आ रही है? मुझे यस या नो में बताइएगा ताकि मुझे चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, सो जिस तरह से पहले मैं AWS का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। AWS अमेज़ॉन वेब सर्विसेज को कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में जो पहले नंबर पे जिसका मार्केट शेयर है पब्लिक क्लाउड में, वो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है। अब अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हम लोग क्यों चूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हमें नज़र आ रही होती हैं वो AWS के ऊपर नज़र आ रही होती हैं। और आप में से वो लोग जो AWS के ऊपर काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग या कोई सर्टिफिकेशन नहीं की हुई, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से बेस लाइन से स्टार्ट करें, क्योंकि उन्होंने दरमियान में जस्ट अपना कैरियर स्टार्ट कर लिया जब काम आया कंपनी में या अचानक से ज़रूरत पड़ी, बट बेस से फाउंडेशंस उनकी स्ट्रांग नहीं है। तो उसमें से एक वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट या सिस्टम ऑपरेशन के तौर पे काम कर रहे हैं और वो अपना कैरियर क्लाउड सिक्योरिटी की तरफ बनाना चाह रहे हैं या उस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। तीसरे वो लोग हैं जो बिल्कुल क्लाउड में नए हैं, ना वो काम कर रहे हैं और ना उन्होंने अभी तक कोई ट्रेनिंग की है। क्योंकि आप AWS को दो तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। एक, या तो खुद इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कहीं से कोई ट्रेनिंग ना की हुई हो, आप एग्जिस्टिंग सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर या किसी भी डेजिग्नेशन पर हो और काम स्टार्ट कर दियो, या दूसरा कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो या शेरदिल ICT ली हो, तब तो आप सिक्योरिटी वगैरह पे काम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही फ्रेश हैं और IT में नए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट सिक्योरिटी की तरफ ना आएँ। ठीक है, अच्छा, AWS के अंदर, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के अंदर कई ट्रैक्स आते हैं जिसके अंदर एसोसिएट है, प्रोफेशनल है और स्पेशलिटी है। AWS का जो सिक्योरिटी एग्ज़ाम जिसका हम आज जिक्र करेंगे और डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ये स्पेशलिटी एग्ज़ाम में आता है जिसको स्पेशलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, ये उसका निशान है और इस कोर्स का नाम भी यही है। और इसका जो ट्रैक है या ओवरव्यू है या जो हम आउटलाइन फॉलो करेंगे वो भी हम सिक्योरिटी स्पेशलिटी की आउटलाइन फॉलो करेंगे। ठीक है, AWS के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एक स्केलेबल क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी होस्टिंग करते हैं या डिफरेंट सर्विसेज को AWS के ऊपर यूज़ करते हैं दुनिया भर में ग्लोबली, जो कि तकरीबन 16 से 17 रीजन्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, अपना इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर शेरदिल ग्रुप ऑफ कंपनीज़। मेरी 3 कंपनीज़ हैं, 2 पाकिस्तान में और एक US के अंदर। एज अ मास्टर ट्रेनर मैं AWS, गूगल, अलीबाबा और डेवऑप्स पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ और उससे पहले मैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन 18-19 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा 8 से 9 साल एज अ कंसल्टेंट मल्टी क्लाउड के ऊपर काम कर रहा हूँ। 2015 से मैंने क्लाउड पे काम स्टार्ट किया था और मेरी पहली जॉब US में लगी थी, जिसके अंदर मैंने 4 साल US में सर्व किया और 2019 के बाद मैंने अपना स्टार्टअप खोला। ठीक है, तो ओवरऑल 1500 लोगों को ट्रेन किया हम लोग ने पूरी दुनिया में लास्ट तकरीबन 5 साल के अंदर, और मल्टी क्लाउड पे ऊपर के ट्रेन किया जिसमें अलीबाबा भी शामिल है, गूगल भी शामिल है, एजोर भी शामिल है और AWS भी शामिल है। अब क्यों मल्टी क्लाउड किया, सिंगल क्लाउड पे क्यों नहीं गए, ये एक डिटेल एक बहस है जिसके प्रोज एंड कॉन्स में इंशाल्लाह इस सेशन के आखिर में आपको ज़रूर दूंगा। अच्छा, ये मेरी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, मैंने सारी नहीं डाली।
लेकिन मैं AWS पे मैं 6x सर्टिफाइड हूँ, गूगल के ऊपर मैं 2x हूँ, अलीबाबा पे मैं 6x सर्टिफाइड हूँ जिसका मैं ऑफिशियल ट्रेनर भी हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और ITIL और CEH वगैरह भी मैंने किए हुए हैं। बट मेरी मेन जो स्पेशलिटी है या स्पेशलाइजेशन है वो AWS, गूगल और अलीबाबा के ऊपर है। एजोर पे मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेशन है, ये तमाम सर्टिफिकेशन मैं पढ़ा भी रहा हूँ और इन सर्टिफिकेशन को करने में मुझे 4 से 5 साल का अर्सा लगा है। मैंने डम से कोई भी पेपर नहीं निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। सारे पेपर के ऊपर मैंने काम किया, 10-10 महीने, 1-1 साल लगाया एक-एक पेपर पे और उसके बाद उनको फिर मैंने आराम से पास किया। अच्छा जी, अब आते हैं इस सर्टिफिकेशन की तरफ AWS सिक्योरिटी के, इसमें हम कवर क्या करेंगे या क्या चीज़ें लेके जाएंगे। सो इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें आपके पास आती हैं सबसे पहले मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ऑडिट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट्स आ जाती हैं। ऑडिट मैनेजर का मतलब ये है कि आप AWS को किस तरह से ऑडिट कर सकते हैं और किस तरह से ऑडिट करने के बाद आप जो है उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो उसके बारे में आप पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आप क्लाउड ट्रेल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक डोमेन है पूरा मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। क्लाउड ट्रेल के अंदर आप ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं, आपके सिस्टम पे AWS पर कौन लॉगिन हुआ, कहाँ से लॉगिन हुआ, कितनी देर लॉगिन रहा, किस IP से लॉगिन हुआ, किस रीजन से आया था और क्या एक्टिविटी परफॉर्म करके गया है। क्लाउड वॉच के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि AWS की जो आपकी सर्विसेज हैं उनके मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, उनके CPU मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, नेम स्पेस कौन कौन से हैं, डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं, अलार्म कब कब लगता है, आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं कि आपका CPU कब कब यूटिलाइजेशन हुई है। ये तमाम चीज़ें आप क्लाउड वॉच के अंदर देखते हैं। AWS कॉन्फ़िग की बात करते हैं तो AWS कॉन्फ़िग में हम कंप्लाइंट की बात करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लाइंट है कि नहीं है। कंप्लाइंट के अंदर कुछ रूल्स एंड सेट ऑफ पॉलिसीज़ डिफाइन की जाती हैं कि मिसाल के तौर पे ये आपको बता देगा कि अगर आपकी वर्चुअल मशीन इनक्रिप्टेड नहीं है तो, या पर्टिकुलर इनक्रिप्शन की से इनक्रिप्टेड नहीं है तो ये आपको बता देगा कि ये नॉन कंप्लाइंट है, ठीक है। और वो उसको रिमूव भी कर सकता है, यानी कि अलाउ नहीं करेगा और उसको डिनाई और डिलीट कर देगा। उसके अलावा AWS ऑर्गेनाइजेशन एक सर्विस है। AWS ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ़ायदा ये होता है कि आप मल्टीपल AWS अकाउंट्स को, चाहे वो आपके अपने हों चाहे वो दूसरे कस्टमर्स के हों, उनको सेंट्रलाइज मैनेज भी कर सकते हैं, सिंगल साइन ऑन भी कर सकते हैं और कंसोलिडेटेड बिलिंग भी करते हैं। हम लोग नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन कंसोलिडेटेड बिलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स की बिलिंग एक अकाउंट से हो रही हो। AWS सिस्टम मैनेजर एक टूल है जिसके ज़रिए आप AWS की जो इन्वेंट्रीज़ हैं, AWS की जो एसेट्स हैं लाइक वर्चुअल मशीन्स हैं या दूसरे जो रिसोर्सेज चल रही हैं आपकी, उनको सेंट्रलाइज मैनेज करना, उनमें पैचेस इंस्टॉल करना, उनको रिमोटली हैंडल करना, उन पे एंसिबल वगैरह के प्लेबुक्स वगैरह चलाना, उनके सेशंस लेना रिमोटली, ये तमाम काम आप सिस्टम मैनेजर से करते हैं। ट्रस्टेड एडवाइज़र एक टूल है AWS का जिसके ज़रिए आप देखते हैं कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 6 पिलर्स हैं जो हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे, रिलायबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशंस हैं, ठीक है, वो तमाम पिलर्स क्या सक्सेसफुली पूरे हो रहे हैं इसके अंदर या नहीं हो रहे, ठीक है, और उसमें से क्या क्या कंप्लाइंट हो रहा है, क्या क्या नॉन कंप्लाइंट हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आती हैं। उसके बाद जाते हैं नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी के अंदर। जब आप नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर आपके पास AWS डिटेक्टिव आता है जो डिटेक्ट करता है चीज़ों को, ठीक है। AWS फायरवॉल मैनेजर है जहाँ फायरवॉल के बारे में सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि फायरवॉल किस किस तरीके से मैनेज करना है, AWS कौन कौन सी फायरवॉल्स ऑफर करता है। AWS नेटवर्क फायरवॉल, ये नेटवर्क फायरवॉल का मतलब ये है कि आपकी जो OSI लेयर 3 है पैकेट और सेगमेंट लेवल पर, उसको ये मैनेज करता है। यहाँ पे ये छोटी छोटी सर्विसेज हैं खाली, ठीक है। सिक्योरिटी हब एक पूरा जिसे बोलते हैं सूट है जिसके अंदर आपके पास अपना गार्ड ड्यूटी आ जाता है, इंस्पेक्टर आ जाता है और इस तरह के छोटे छोटे टूल्स एक सिक्योरिटी के एप्लीकेशन के अंदर या एक सिक्योरिटी सर्विसेज में आ जाते हैं एज अ सूट, ठीक है। फिर AWS शील्ड है जो कि DDoS प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं WAF के साथ, शील्ड बेसिक एंड शील्ड एडवांस, ठीक है। इसमें आप बॉट्स बनाते हैं, एंटी बॉट्स बनाते हैं। फिर आ जाता है VPC, Amazon VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अगर आप लोग नेटवर्क इंजीनियर हैं और आप लोग अपने कंपनी का नेटवर्क बनाते हैं तो AWS में जो नेटवर्क बनता है या क्लाउड में जो नेटवर्क बनता है जिसको सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग भी कहते हैं, वो AWS VPC के अंदर बहुत डिटेल से हम कवर करेंगे। और नॉर्मली हम तमाम जो भी कोर्सेज करा रहे होते हैं AWS उसका बेस पार्ट होता है क्योंकि ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की फाउंडेशन है। अगर इसको सही कॉन्फ़िगर नहीं किया तो बकिया चीज़ें कॉन्फ़िगर होने में प्रॉब्लम्स होंगी और फिर आप बाद में चेंज
नहीं कर सकते, जिसमें VPC एंड पॉइंट है, सर्विस टू सर्विस ऑथेंटिकेशन या इंटीग्रेशन कैसे होगी, राउट्स कैसे डलेगा, नेटवर्क ACL यानी कि स्टेटलेस फायरवॉल कैसे काम करेगी, स्टेटफुल फायरवॉल कैसे काम करेगी, इम्प्लिसिट डिनाई कैसे होगा, सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर पोर्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये तमाम चीज़ें आप VPC के अंदर देखेंगे। फिर आता है वेब, ठीक है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जो कि नॉर्मली एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स के साथ करता है, रीजनल जो आपके क्लासिक लोड बैलेंसर्स हैं उनके साथ सपोर्ट नहीं करता। नॉर्मली लोग क्लाउड फेयर को यूज़ करते हैं इसके लिए, लेकिन हम लोग AWS वेब को देखेंगे क्योंकि ये आपका कोर्स का हिस्सा है। फिर आ जाते हैं सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लाइंस के अंदर, जहाँ पे हम सर्विस को देखेंगे अमेजॉन सर्टिफिकेट मैनेजर। अगर आपके पास SSL बेस्ड सर्टिफिकेट है इंक्रिप्शन करने के लिए, देखिए इंक्रिप्शन दो तरह की होती है, वन इज कॉल्ड इंक्रिप्शन एट रेस्ट, सेकेंड इज कॉल्ड इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट। किन किन को ये दोनों पता है आप में से जितने लोग अभी बैठे हुए हमारे साथ? इंक्रिप्शन एट रेस्ट और इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट के दरमियान डिफरेंस किस किस को मालूम है हमारे ऑडियंस में से? ठीक है, गुड, सही है, यानी कि मेजोरिटीज़ को मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि नहीं पता है। ठीक है, अच्छा, इंक्रिप्शन एट रेस्ट और इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट मैं सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ। इंक्रिप्शन एट रेस्ट नॉर्मली हम लगाते हैं स्टोरेज के ऊपर, जहाँ पे डाटा रुका हुआ होता है। रेस्ट का मतलब है डाटा होल्ड है, आगे पीछे नहीं हो रहा, तो वो नॉर्मली स्टोरेज होती है जहाँ पे हम KMS इंक्रिप्शंस लगाते हैं, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस कीज़ लगाते हैं। लेकिन जब आप क्या नाम है TLS या SSL सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स पर या उन ट्रैफिक पर जो ट्रांजिट कर रही है, जैसे वेबसाइट्स खोल रहे हैं, ठीक है, तो TLS या SSL प्रोटोकॉल्स के ऊपर चल रही होती है, तो वहाँ पे जो सर्टिफिकेट या इंक्रिप्शंस होती हैं उनको इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट कहते हैं। इसके सवालात आते हैं, ठीक है, आपके ऊपर आपके कोर्स के अंदर आपके एग्जाम में आते हैं। अच्छा, मैं लफ्ज़ जो है ना बिल्कुल लेमन टर्म में यूज़ करूँगा, मैं कोई डेफिनेशन या कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करूँगा कि मेरे ऑडियंस को या मेरे स्टूडेंट्स को कोई मुश्किलात हों। डेफिनेटली हमारे पास एक्सपर्ट लोग भी बैठे होंगे कोर्स में और अभी के उसमें, और बिल्कुल लेमैन भी बैठे होंगे। तो एज अ ट्रेनर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बिल्कुल आसान ज़बान में उसको समझाऊँ ताकि आप तमाम लोगों को समझ में आ जाए और पेपर देने में मज़ा भी आए और इस कोर्स का मकसद भी समझ में आ जाए। सो सर्टिफिकेट मैनेजर के अंदर जब आप SSL या TLS सर्टिफिकेट ख़रीदते हैं, वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट ख़रीदते हैं, वो तमाम चीज़ें आपकी जो हैं वो सर्टिफिकेट मैनेजर में आती है। AWS इसको फ्री देता है, लेकिन अगर आपके पास अपना सर्टिफिकेट है तो आप इसको भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब मज़ीद इसमें देखते हैं हम लोग के और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, सर्टिफिकेट मैनेजर के बाद आता है क्लाउड SCM, जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल। इसकी लैब डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तकरीबन 4 से 5 हज़ार डॉलर का पड़ता है। ये हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल है, यानी कि आपको हार्डवेयर कीज़ अगर बनानी है तो 3 तरह से बनती हैं AWS के अंदर। या तो आपके पास फ्री इंक्रिप्शन होती है जिसको आप SSE कहते हैं, सर्वर साइड इंक्रिप्शन, वो सबसे सस्ती और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके बाद आ जाती है AWS की KMS, की मैनेजमेंट सर्विस, जिसमें आप AWS की बनी बनाई की भी यूज़ करते हैं $1 के अंदर, या फिर आप CMK यूज़ करते हैं, कस्टमर मैनेज की, यानी कि आप अपनी कीज़ बनाते हैं और AWS के अंदर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज़ आती है HSM, हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल, यानी कि पूरा हार्डवेयर लगा होता है जो आपकी कीज़ को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है जहाँ मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस हो रहा हो। उसके बाद आती है डायरेक्टरी सर्विस। डायरेक्टरी सर्विस में नॉर्मली हमारे पास जो AWS के अंदर आती है वो 2 तरह की डायरेक्टरी सर्विस होती है। एक आपकी डायरेक्टरी सर्विस कहलाती है जो लिनक्स बेस होती है, जिसको आप सांबा सर्वर कहते हैं, जिसको आप सिंपल AD भी कहते हैं AWS में, सिंपल AD। और दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी नॉर्मली महंगी भी पड़ती है और उसके अंदर ग्रुप पॉलिसीज और उसके ऑप्शन होते हैं। सिंपल AD सांबा बेस होती है तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए उसको सिंपल AD कहा जाता है। तीसरी चीज़ होती है इसमें कनेक्टर। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी चल रही हो तो आप AD कनेक्टर के थ्रू उसको लिंक करवा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है गार्ड ड्यूटी। गार्ड ड्यूटी के अंदर आप AWS की पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जो अलर्ट्स और थ्रेड्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं गार्ड ड्यूटी के अंदर। लेकिन ये याद रखिएगा, ये डिटेक्शन सिस्टम है, प्रिवेंशन सिस्टम नहीं है, यानी कि ये IDS के तौर पे काम करता है, IPS के तौर पे काम नहीं करता। फिर आते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसको हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर आप कह सकते हैं आइडेंटिटी मीन्स ऑथेंटिकेशन, एक्सेस मैनेजमेंट मीन ऑथराइजेशन। तो इसके अंदर आप यूज़र नेम पासवर्ड्स बनाते हैं, रोल्स बनाते हैं, हर यूज़र को पॉलिसी कैसे देनी है, ग्रुपिंग कैसे करनी है, JSON की पॉलिसी लिखनी कैसे है, SAML इंटीग्रेशन कैसे करनी है, वेब आइडेंटिटी प्रोवाइडर कैसे लगाना है, टोकन सर्विस कैसे करनी है, इन तमाम चीज़ों को हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में देखेंगे। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे लगाना है, एक्सेस ID और सीक्रेट एक्सेस की कैसे जनरेट की जाती है, रूट अकाउंट को सिक्योर कैसे किया जाता है, ये तमाम चीज़ों की लैब्स आप आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में देखेंगे।
फिर आ जाती है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो आपकी मशीन्स के अंदर स्पेशली EC2 के अंदर जो वर्नेबिलिटीज़ होती हैं उसको इंस्पेक्ट करता है और एक स्कैनिंग टूल के थ्रू आपको दिखाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि इन मशीन में ये वर्नेबिलिटी है और ये पैचेस अपडेट होने हैं। ये इंस्पेक्टर का काम है। फिर उसके बाद KMS आ जाता है, की मैनेजमेंट सर्विस, जिसके अंदर आप अपनी कीज़ को बनाते हैं। वो सिमेट्रिक कीज़ भी हो सकती हैं, वो एसिमेट्रिक कीज़ भी हो सकती हैं। नॉर्मली जो आपकी AWS मैनेज कीज़ होती हैं वो 1 साल के लिए होती हैं और जो कस्टमर मैनेज कीज़ होती हैं वो 3 साल के लिए होती हैं। इसके सवालात एग्जाम में लाजमी आएंगे, बता दूँ मैं आपको। AWS मैसी बेसिकली एक मशीन लर्निंग बेस्ड सिक्योरिटी टूल है जहां आप अपना कोड लिखकर अपने हिसाब से इस टूल को यूज़ कर सकते हैं पाइथन वगैरह के ऊपर। और उसके बाद आता है सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन का मतलब ये है कि अगर आपको मल्टीपल AWS अकाउंट पर एक लॉगिन से जाना हो तो उसके लिए सिंगल साइन होता है। तो AWS की अपनी सर्विस भी है सिंगल साइन ऑन जो AWS ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलती है। उसके अलावा जम क्लाउड भी काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 के ऊपर भी सिंगल साइन ऑन है, फिर ऑक्टा बड़ा मशहूर है। इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे इस कोर्स के अंदर कुछ थ्योरी का पार्ट है, कुछ लैब का पार्ट है और कुछ डेमो का पार्ट है। यानी कि कुछ लैब्स ऐसी होंगी जिसका मैं डेमो कराऊंगा, लैब्स आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, डोमेन्स जो इस कोर्स में या इस एग्जाम में कवर हो रहे हैं एज पर द ऑफिशियल आउटलाइन वो ये हैं आपके सामने। 12% आपके जो क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा बता दूं कि 65-70 क्वेश्चंस आते हैं। 3 घंटे का टाइम होता है, 180 मिनट का। मेरा एग्जाम 10 मिनट पहले ख़त्म हुआ था। मैंने 160 मिनट पूरे लिए थे, जिसमें से मेरे तकरीबन कोई 10-15 सवालों के ऊपर टिक मार्क लगा हुआ था जिसमें मैं श्योर नहीं था, और वो फिर मैंने आखिर में कवर किए थे। तो आप लोग भी जब एग्ज़ाम दें तो ये चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग जो है जो सवालात आ रहे हैं उसको कवर करें और फिर बकिया सवालों को आके देखें। अच्छा, पेपर की बात फिर मैं लास्ट में मजीद बताता हूँ आपको। डोमेन 1 है इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है। मिसाल के तौर पे आपके सिस्टम पे अटैक होता है, सबसे पहले आप काम क्या करेंगे? क्या पोर्ट्स बंद करेंगे? क्या मशीन डिलीट कर देंगे? क्या पोर्ट को मशीन को शट डाउन करेंगे? क्या काम करेंगे? सो एज पर बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ आपने दिमाग नहीं चलाना है। यहाँ कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरे दिमाग के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, नहीं। AWS क्या कहता है वो आपने देखना है। AWS की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है आपने। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स 12% है। फिर लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग क्या आता है? अंदर आता है क्लाउड ट्रेल, क्लाउड वॉच, कि भाई हम देखेंगे कि कल रात 2 बजे एक मशीन डिलीट हो गई है, ठीक है ना, और मशीन क्या नाम है, AWS अकाउंट के ऊपर उस वक्त जो सपोर्ट पे था वो माजिद था या खालिद था। तो कैसे पता लगेगा ये काम माजिद ने नहीं किया, खालिद ने किया या उस्मान ने किया है? तो लॉगिंग और मॉनिटरिंग के अंदर क्लाउड ट्रेल, क्लाउड वॉच, उसके अलावा AWS एथीना, इस तरह के सवालात आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, जिसके अंदर 3 तरह के डिफरेंट सवालात होते हैं। एक होता है सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड, एक होता है आपका नेटवर्क ACL, और तीसरा थर्ड पार्टी फायरवॉल। याद रखिएगा, अगर इसमें उस तरह के सवालात आ रहे हो जिसमें वो नेटवर्क स्कैन करने की बात करें या नेटवर्क को पूरी एनालिसिस करके रिपोर्ट करने की बात करें, इसके लिए आपको थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस से कोई एप्लीकेशन उठानी पड़ेगी या फायरवॉल उठानी पड़ेगी। AWS डायरेक्टली नहीं देता ये। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के अंदर स्टेटफुल फायरवॉल, स्टेटलेस फायरवॉल, मल्टी लेयर फायरवॉल्स, वो सारी आएंगी कि भाई मैं कौन सी पोर्ट खोलूँ, वेब एप्लीकेशन के सामने कौन सा सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है फायरवॉल, उसके पीछे सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, तो डाटा 1 से आ रहा है तो डाटा 2 में जाने के लिए कौन सी पोर्ट खोलूँगा, यहाँ खोलूँगा या सोर्स पे खोलूँगा या डेस्टिनेशन पे खोलूँगा। इस तरह के कॉम्प्लेक्स सवालात होते हैं। मैं अभी कोशिश करता हूँ सवालात भी थोड़े से आपको दिखा दूंगा मैं। फिर आते हैं डोमेन 4 की तरफ, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर हम बात करते हैं सैमल इंटीग्रेशन, इनलाइन पॉलिसीज़, उसके अलावा कस्टम पॉलिसीज़ कौन कौन सी बनती है, पॉलिसीज़ कैसे अप्लाई होती है, सर्विस टोकन कैसे बनते हैं, सैमल के अंदर वेब आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्रॉस अकाउंट टोकन कैसे होता है, उसके अलावा आपको रीड ओनली एक्सेस कैसे होता है, फिर उसके बाद आपकी सैमल के अंदर 2.0 या IDP कैसे बनता है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, रोल्स और ग्रुप्स में फ़र्क है, ग्रुप में पॉलिसीज़ कैसे बनती है, पॉलिसीज़ में परमिशंस कैसे लगती हैं, बहुत डिटेल कहानी है इसके अंदर। फिर डाटा प्रोटेक्शन आ जाता है जिसमें आप बात करते हैं इंक्रिप्शन की, सर्वर साइड इंक्रिप्शन, KMS की मैनेजमेंट सर्विस की बात करते हैं। KMS के अंदर फिर आ जाती है CMK, SSEC यानी कि सर्वर साइड इंक्रिप्शन क्लाइंट साइड, सर्वर साइड इंक्रिप्शन सर्वर साइड, इस तरह से डिफरेंट सवालात इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो टूल्स और कॉन्सेप्ट इसके अंदर अलग से यूज़ हो रहा है, मतलब उन सिक्योरिटी से हट के, उसमें CLI है, SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, AWS मैनेजमेंट कंसोल के बारे में पता होना चाहिए, नेटवर्क एनालिसिस टूल जैसे पैकेट मिररिंग है या थर्ड पार्टी टूल्स है उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए,
SSH और RDP कैसे लेते हैं, क्या होता है, ये पता होना चाहिए। सिग्नेचर वर्जन 4 ये आप SSL TLS वगैरह में यूज़ करते हैं, कैसे क्या है, TLS क्या चीज़ है, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट कैसे की जाती है जो कि हम ACM वगैरह से करते हैं, या कहीं और से अगर लेना है तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, सर्टिफिकेट की रूट चेंज क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, ये तमाम चीज़ें, और आखिर में ISE जो कि नॉर्मली क्लाउड फॉर्मेशन या टेराफॉर्म के थ्रू होता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम कवर करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? ये समझूंगा वो ये है मेरे भाइयों के इस कोर्स के बाद मैं भी फर्स्ट टाइम ये बैच पढ़ा रहा हूँ, पहला बैच मेरा लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली मैं भी गलतियाँ करूँगा एज अ ह्यूमन, कुछ नई चीज़ें एट दी एंड ऑफ द कोर्स पता लगेंगी कि ये चीज़ें निकालनी है, ये चीज़ें ऐड करनी है। तो 2-3 दफ़ा जब हम कोर्स पढ़ा लेते हैं तब हमें लगता है कि हाँ हम अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। इसके अंदर याद रखिएगा कि एट दी एंड ऑफ द कोर्स मैं जितनी लैब्स जानता हूँ या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितना काम मैं इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है मैं सब के सब डाल दूँ इसमें। तो मुझे नहीं पता ये कोर्स 2 महीने तक चलता है, 3 महीने तक चलता है या 4 महीने तक चलता है, बट आउटलाइन पहले देने का मकसद है कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पूरी आउटलाइन में कवर करवाऊँ। वो आउटलाइन इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते तक वेबसाइट पर आ जाएगी और वेबसाइट पर आपको मिल भी जाएगी, उसमें लैब वैब सब कुछ होगी। ठीक है, इनिशियल मैंने 15 से 20 स्टूडेंट का टारगेट रखा है, कितने ही होंगे, इससे ज़्यादा होंगे तो शायद मैं ना लूँ। सही है। उसके अलावा एट द एंड ऑफ द कोर्स आपने याद रखना है कि आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करनी है, उसके साथ साथ बेतहाशा डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ने हैं। मैंने अच्छे खासे डॉक्यूमेंट 6 से 8 महीनों में पढ़े हैं। मेरा KMS साइड वीक था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, उसके अलावा कुछ जेसॉन की और पाइथन की चीज़ें मेरी वीक थी, तो मैंने अपनी वीक पॉइंट्स को लिखा है। आप लोग का भी कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट होगा जिसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है पेपर पे पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ ना करें, मैं भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कस्टमर के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं थर्ड पार्टी यूज़ कर रहा हूँ। सो एट द एंड ऑफ द कोर्स को ये एक्सपेक्टेशन ना रखे कि वो कोर्स करते ही पेपर दे देगा, बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट होगा। आपने इसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करना है, 1 से 2 महीने तक तैयारी करनी है। उसके अलावा अलग से डॉक्यूमेंट्स पढ़ने जो आपकी प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं होगा, ना मैं प्रोवाइड करूँगा, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर चीज़ें होंगी, वहाँ पे आपने वो चीज़ें पढ़नी है और पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस टेस्ट देना और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा जी, कौन कौन ये कोर्स अटेंड कर सकता है? जो नॉर्मली क्लाउड इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। देखिए साइबर सिक्योरिटी क्लाउड सिक्योरिटी में फ़र्क है, मैं बता दूं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हैं तो आप मल्टीपल टूल्स पे काम करेंगे, रिकॉनेसेंस के, इंसिडेंट रिस्पॉन्स के, बैक ट्रैक के जैसे ब्रूट फोर्स वगैरह है, या नेक्सस है, या मेटाएक्सप्लॉइट है, काली लिनक्स है, इन सब पे आप लोग काम कर रहे होंगे और मुझसे बहुत बेहतर कर रहे होंगे क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड सिक्योरिटी में मेजर फ़र्क ये है कि क्लाउड सिक्योरिटी में आप टूल्स यूज़ नहीं करते, आप सर्विसेज यूज़ करते हैं जो मल्टीपल क्लाउड की होती है। लाइक AWS कर रहे हैं तो AWS के टूल होंगे, गूगल है तो गूगल के कर रहे होंगे, तो डिफरेंट टूल्स डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल हो रहे होंगे। फिर आते हैं नेटवर्क इंजीनियर्स की तरफ। जो नेटवर्क इंजीनियर है उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था क्योंकि मेरी नेटवर्क साइड स्ट्रॉन्ग थी, तो इसमें IP सर्किट /28/29 वगैरह थे, वो मुझे फ़ायदा दिया। फिर एक IP के अंदर से ट्रैफिक निकला, दूसरे में गया, कौन सी फायरवॉल लगेगी, तो वो क्योंकि मेरे हाथ से चीज़ें गुजरी भी थी, मुझे काफ़ी आसान लगे वो सवाल। तो मेरे पसंदीदा सवाल थे जो नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह के थे। मैं फंसा था नॉर्मली इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अंदर या फिर आपकी KMS कीज़ के अंदर, जो मेरा थोड़ा सा वीक पॉइंट था इस हवाले से। फिर डेस्कटॉप सपोर्ट और सिस्टम इंजीनियर्स हैं, वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या एनीवन हु कैन स्टार्ट या हु वांट टू स्टार्ट देयर कैरियर एज अ क्लाउड सिक्योरिटी। ये याद रखिएगा, क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर मैं आपको AWS आर्किटेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, उसका कुछ पार्ट तो लूँगा, लेकिन मैं एज्यूम करूँगा कि ये चीज़ें आपको या तो आती हैं या एटलीस्ट इतनी पता है कि क्लाउड सिक्योरिटी के कोर्स में आप इजीली जा सकें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने रिकमेंड किया था कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे AWS पढ़ा है या अभी AWS 3-in-1 पढ़ रहे हैं या AWS पे पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है ये। लेकिन अगर बिल्कुल नए आ रहे हैं तो आपको डिफ़िकल्टी भी हो सकती है और शायद समझ में भी ना आए और मोरल भी डाउन हो आपको। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं? मेरे अभी 2 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में काम कर रहे हैं, अच्छी 6 से 7 डिजिट सैलरीज पर काम कर रहे हैं दरम्स में, और वो यहाँ पे मेरे पास 6 महीना काम सीख कर 10 महीना काम सीख कर यहाँ से गए हैं। ठीक है ना, वो मल्टी क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ एजोर पर भी कर रहे हैं, लेकिन AWS की सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के तौर पर बेसिकली वो काम कर रहे हैं। सो मिना रीजन पे बहुत अच्छी जॉब्स ओपन हो रही, जो मैंने कहा था मैं लास्ट में बताऊंगा। मिडिल ईस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त गूगल के और अली बाबा के प्रोजेक्ट्स अच्छे लेवल पर कर रहा हूँ, और इस वक्त मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज सऊदीया के अंदर और मिडिल ईस्ट में दुबई वगैरह में नज़र आ रही हैं गूगल और अली बाबा के हवाले से। बहुत रिकग्नाइज वेल नोन कंपनीज़ हैं जिनका मैं अभी नाम जिक्र नहीं कर रहा, ठीक है ना। वो पेट्रोलियम्स की कंपनीज़ हैं और कुछ
एयर कंपनीज़ हैं एविएशन की, वो इसके ऊपर मूव हो रही हैं, गूगल और अलीबाबा के ऊपर, और इसके साथ साथ AWS के ऊपर भी। तो सिक्योरिटी उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी इनका मेन है। सो आप सिक्योरिटी ये करें, लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करें अपने आप को मल्टी क्लाउड की तरफ मूव करने के लिए, क्योंकि मल्टी क्लाउड इज़ द की। आपने देखा होगा शुरू में मैंने आपको बताया मैं चारों क्लाउड पे काम कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, मुझे चारों पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। इवन कि मैं एज ऑफिशियल अलीबाबा क्लाउड ट्रेनर अलीबाबा की ट्रेनिंग्स भी पूरी दुनिया में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आज ही मेरी अलीबाबा से मीटिंग हुई है कि मैं मिना रीजन मूव कर रहा हूँ, यानी कि मैं मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका साइड को अब कवर कर रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ अलीबाबा। आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ फाइनल हुआ है। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, आपने खुद अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। लेकिन जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, या जब तक आप ये समझेंगे कि मुझे सब कुछ आता है, वहीं पे आपकी लर्निंग रुक जाएगी और आप आगे नहीं जा पाएंगे। और इस वक्त जो मार्केट सिचुएशन है, आज डॉलर का रेट आप देख सकते हैं 275 का है, कल को 280 300 भी जाने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन आपको बुरे वक्त के लिए तैयार रहना है। उसका तरीका यही कि इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को ग्रूम करना है। मैं ऑलमोस्ट डेली 12 14 16 घंटे काम करता हूँ बिना थके, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है ये, और मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि आपके अंदर भी आए। मैं अपना बिजनेस भी रन कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, और अपने लिए भी 2-2.5 घंटे निकालता हूँ पढ़ने के लिए, नई चीज़ों के लिए। 2023 में मैंने अपने गोल्स बनाए हैं, मुझे कौन कौन से पेपर देने हैं। आप में से कौन कौन है जिसने अपने गोल्स अभी तक नहीं बनाए, वो बना ले गोल, अदरवाइज ये साल भी पिछले साल की तरह गुजर जाएगा और वहीं खड़े रहेंगे जहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ऑफिशियल एग्जाम गाइड, ये SCS क्लाउड सिक्योरिटी C01 का एग्जाम है। पहले C00 बीटा आया होगा, अब C01 आया। $300 की कॉस्ट है। बल्कि आज मैंने एक चीज़ शेयर भी की थी कि मैंने एक लिंक शेयर किया था जिसके अंदर मैंने बताया था डेवऑप्स प्रोफेशनल और सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल किसी को 50% पे देना है तो रजिस्टर करवा ले अभी। आपके $150 यानी कि 35,000 रुपये बच जाएंगे। अगर आपने अभी भी नहीं कराया तो फिर आप यकीनन कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे। ठीक है, अच्छा जी, प्री रिक्विजिट्स क्या है, प्री रिक्विजिट्स कोर्स के आप समझ लें। बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज है, AWS की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, फायरवॉल की बेसिक नॉलेज, ये तमाम नॉलेज आपको यूट्यूब की 1-1 घंटे की वीडियो से बड़े आराम से मिल सकती है। अगर आपने, बहुत अच्छा है कि अगर आपने AWS का 3-in-1 कोर्स किया हो, क्योंकि सिक्योरिटी आप उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगे जिसको आपने सीखा हो। घर में खिड़की उसी वक्त लगती है जब घर की दीवारें खड़ी हो, खिड़की हवा में नहीं लगती, दरवाजे हवा में नहीं लगते। तो इसी तरह सिक्योरिटी भी आप किसी ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाना आता होगा तो सिक्योरिटी लगाओगे कैसे आप। ठीक है, मल्टीपल फायरवॉल्स हैं, इंक्रिप्शन टेक्निक्स और CCNA लेवल की जो बेसिक नॉलेज है, OSI लेयर्स वगैरह, वो अगर पता हो तो अच्छी बात है आपको। इसीलिए मैंने आपको यहाँ फ्री एसेंशियल कोर्स अपना दिया हुआ है 6 घंटे का, इसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द कोर्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप डिज़ाइन एंड डिप्लॉय सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कर सकते हैं यूजिंग AWS सर्विसेज, मैनेज एंड सिक्योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड असिस्ट एंड ऑडिट द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपनी जितनी एक्सपर्टीज़ हैं सिक्योरिटी की, वो आप लोगों के साथ एक एक चीज़ मैं शेयर करूं। ठीक है, तो कोई सवालात हैं तो प्लीज़ पूछें। अब हम सवालों की तरफ चलते हैं, एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो पहला सवाल है मंसूर रजा का, सर व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस पार्ट आफ्टर गेटिंग मल्टी क्लाउड सर्टिफिकेशन फॉर पीपल हु आर नॉट इन कराची, आर देयर इनफ प्रोजेक्ट इन अपवर्क एंड फाइवर। ओके, मैं बता देता हूँ। देखिए, पहली चीज़, सर्टिफिकेशन का लफ्ज़ यूज़ नहीं करें, आप ट्रेनिंग का लफ्ज़ यूज़ करें। एग्ज़ाम पास करना और एग्ज़ाम के लिए काम करना दोनों अलग बातें हैं। मैं आपको अपना बता देता हूँ मैंने कैसे काम किया है। ठीक है, मैंने इस तरह काम शुरू किया था कि मैं अगर किसी क्लाउड, फॉर एग्जाम्पल मैं अलीबाबा पे काम करता था, अलीबाबा के प्रोजेक्ट्स मुझे 1-1 साल तक नहीं मिले, तो मैं कैसे ट्रेनर बन गया, मैं कैसे कंसल्टेंट बन गया। मैं बहुत सारी लैब्स निपटा रहा होता था, मैं मुख्तलिफ लैब्स अपनी जेब से कार्ड लगाकर लैब्स करता था AWS अलीबाबा के ऊपर। मुख्तलिफ सिनेरियो अलीबाबा से मैं लेता था और उनको सॉल्व करता था। मैं करते 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 प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद मैं उनका ट्रेनर बन गया। ट्रेनर बनने में मुझे 2 साल लगे। इसी तरह गूगल के ऊपर भी मैं जिस कस्टमर के लिए काम कर रहा था, मुझे उसने 6 महीने तक अलाउ नहीं किया काम करने के लिए। मैंने पेपर भी पास किया और मुख्तलिफ सिनेरियो को खुद से सॉल्व किया। देखें, सिनेरियो मैं AWS अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसी तरीके से आप दूसरे कोर्स, दूसरे सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशंस को फोकस ना करें, काम सीखने पर फोकस करें। आप में से जो लोग एग्जाम पास करते हैं वो अगर मेरे सामने आके बैठते हैं, अगर मैं आपसे 2 सवाल पूछूं, मुझे पता लग जाएगा आपने डम से रट्टा मार के पास किया है या वाकई काम सीखा है। जो सर्टिफिकेशन नॉर्मली दुनिया 2 महीने में देती है, मैं उसको 6 महीने में पास करता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी होता है, मुझे काम भी करना होता है। तो अपने आप को सर्टिफिकेशन की दौड़ में मत लगाएं। आप 1 साल में 2 सर्टिफिकेशन करें, लेकिन ढंग से करें, उसको जस्टिफाई कर सकें, ये अच्छी बात है। नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे, आपकी बड़ी बड़ी बातें, आपके बड़े बड़े बोल आपको ले डूबेंगे।
मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ क्योंकि मैं काउंसलिंग भी कर रहा होता हूँ, इंटरव्यूज़ भी कर रहा होता हूँ पूरी दुनिया में। तो मैं 10 मिनट में समझ जाता हूँ ये बंदा बातें बना रहा है, इसने सीवी अपनी छापी हुई है या वाकई इसको कुछ आता है। ऐसा तो नहीं खाली पतीला बज रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ कोशिश करें कि सीखने पर जोर दें। आप अली बाबा की मैंने अभी सर्टिफिकेशन आप लोगों को शेयर किया। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें अली बाबा को रजिस्टर कर लिया? मैंने आज ही शेयर किया है, आज और कल भी शेयर किया था मैंने। तो अली बाबा के फ्री एग्जाम्स आए हैं, लेकिन उसको पढ़ें। उसके $2 या $6 $60 की ट्रेनिंग्स हैं फ्री, उनको समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको लिख लिख के याद करें। अली बाबा पे अपना फ्री अकाउंट बनाएं। अली बाबा फ्री अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर लैब्स करनी शुरू करें। जब तक अपने पास से खर्च नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक नहीं सीखेंगे। मेरे पास आज भी वो स्टूडेंट हैं जो 3 साल से वेट कर रहे हैं कि मैं फ्री कोर्सेज लॉन्च करूंगा या AWS उनको फ्री में ऑफर करेगा कि वो आके लैब्स करें। वो सारी ज़िंदगी बैठे रहेंगे। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अपने सीखने पर दें, ट्रेनिंग पर दें, अपने लैब्स अटेम्प्ट करने पर महीने के पैसे लगाएं। लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप बहुत आगे निकलेंगे। अगर आप इस इंतजार में होंगे कि मैंने कोर्स कर लिया, मुझे अभी तक प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, तो बैठे रहेंगे। अपॉर्चुनिटी आपने खुद बनानी है, जैसे मैंने बनाई है। मैंने गूगल पे 1 साल तक प्रोजेक्ट नहीं किया था। अली बाबा मैंने 1 साल तक प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे मालूम था कि किस तरह से काम सीख के इंडस्ट्री में जाना है। मैंने अपवर्क, फाइवर से कई प्रोजेक्ट्स उठाए, पैसे नहीं मिले मुझे, लेकिन उसको मैंने अपनी लैब पर सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मैंने कस्टमर को बताया कि मैंने काम किया हुआ है। आप भी क्यों नहीं करते इस तरह से? क्योंकि आप अपवर्क फाइवर पे काम करने से डर रहे होंगे या काम नहीं करना चाह रहे होंगे। अच्छा, अपवर्क फाइवर पे काम नॉर्मली रात में मिलता है। मैंने भी अपवर्क फाइवर पे काम स्टार्ट किया था पिछले साल और 1 साल में मैंने 10-12 हज़ार डॉलर उससे निकाले हैं। अब इसके बाद मैंने अपनी पूरी टीम में अपवर्क फाइवर की बैठा दी है, क्योंकि मैं दूसरे बिजनेस यूनिट्स देख रहा हूँ। बट यू आर अ फ्रीलांसर। आप डेली घर आने के बाद 2 घंटे यूट्यूब पे टाइम लगाते हैं ना, वो 2 घंटे अपवर्क फाइवर पे लगा लें, आपको फायदा हो जाएगा। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं तो अपनी वर्क लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे। आप रात को 9-10 बजे सो जाएं, सुबह फजर की नमाज के बाद उठें। सुबह के टाइम पे आपको बरकत भी मिलेगी, और सुबह के टाइम पे बरकत का एक आंसर ये भी मिलेगा कि आपको पढ़ने के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा। मैं कई काम ऐसे करता हूँ जो मैं फजर की नमाज के बाद सुबह के टाइम पे करता हूँ। बड़े आराम से वो सारे काम निबट जाते हैं। कोई पढ़ने का काम है, कुछ और काम है, क्योंकि अल्लाह ने सुबह के टाइम पे बरकत रखी है। और वो बरकत आपको नज़र आएगी जब आप लोग अपनी सर्टिफिकेशन से इसकी तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि 8-9 बजे के बाद अपने ऑफिस निकलना है, शाम में आएंगे, फैमिली के जमेले चीज़ें होंगी, तो कैसे आप मैनेज करेंगे फिर? दैट्स द रीज़न। ठीक है।